खौफ से नसें तन रही थी मेरी। बैठे बैठे घुटने ऐसे कांप रहे थे मानो मिर्गी आने वाली हो। शहर में 4 दिन से दंगे चल रहे थे। कर्फ्यू कुछ देर सुबह को खुलता और कुछ देर शाम को। जैसे ही कर्फ्यू खुलता कुछ लोग जल्दी जल्दी रोज़मर्रा का सामान खरीदते और कुछ लोग जल्दी जल्दी मार धार करते, चाकू चलाते, आग लगाते, कुछ लाशें बिछाकर कर्फ्यू शुरू होने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते। गरम गरम खबरें और गरम गरम लहू मुसलसल बह रहा था बम्बई शहर में। लेकिन टीवी और रेडियो बाकायदा एक ही बात अनाउंस कर रही थी कि शहर के हालात काबू में है, शहर के हालात नॉर्मल हो रहे हैं। शहर के हालात नॉर्मल दिखाने के लिए लोकल ट्रेन भी देर रात तक चल रही थी। अधिकतर डिब्बे खाली थे, लेकिन पटरियों पे रोशनियां दौड़ती हुई नजर आई। तो 4 दिन के मुंजमद अंधेरे में ज़रा जुम्बिश हुई। ट्रैक्स के दोनों तरफ जो बस्तियां थी जिसमें सन्नाटा पथरा गया था, जम चुका था, ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया तो फिर से हरकत की उम्मीद बंधी। मुझे 5 दिन हो गए थे घर से गायब हुए। अब तो इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था, मेरी तलाश भी शुरू हो गई थी। दिन ढलने वाला था कि मेरा सब्र टूट गया। जैसे कर्फ्यू खुला शाम का तो मैं अंधेरी स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पूरा सुनसान था, पूरा खाली। लेकिन इंडिकेटर पर ट्रेन का टाइम टिमटिमा रहा था। मैं वहाँ चुपचाप बैठा था, इधर उधर देख रहा था कि तभी आहिस्ते से स्टेशन में ट्रेन दाखिल हुई। जैसे रोज़मर्रा के स्टाइल के हिसाब से नहीं, डरी हुई, मोहतात थी, सहमी हुई थी। कुछ लोग थे इक्का दुक्का, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन से डिब्बे में दाखिल हूँ। अक्सरियत तो हिंदुओं की थी ना। मैं बैठा था प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जैसे गाड़ी चली तो मैं भाग कर चढ़ गया डिब्बे में। मैंने वही डिब्बा चुना जिसमें कोई ना था, खाली था। मैंने चढ़कर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर मैं डिब्बे के आखिरी बेंच के कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया ताकि मैं वहाँ से पूरे डिब्बे पे नज़र रख सकूं। जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो मेरी सांसों में सांस आई। मुझे लगा कि चलो अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अचानक डिब्बे के दूसरे कोने में एक मुंडी नमूदार हुई। मुझे एक मुंडी दिखाई दी। मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों में फिर से मिर्गी दौड़ने लगी, घुटने कांपने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। डिब्बा का दरवाज़ा मेरे से दूर नहीं था। मुझे लगा कि मैं कूद जाऊं, लेकिन चलती गाड़ी से कूदना मतलब मौत। और अगर ट्रेन आहिस्ता हो भी जाती तो वो शख्स। मैं घबरा कर बेंच के इतने नीचे हो गया कि अगर वो शख्स मेरे पास आए तो मैं फ़ौरन बेंच के नीचे छुप जाऊं या फिर खड़े हो जाऊं, तन के सामने पोजीशन ले लूं। मैं वहाँ
वहाँ झुक कर देख ही रहा था कि अचानक वो शख्स खड़ा हुआ और खड़े खड़े ही उसने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। यकीनन वो हिंदू था। मेरा पहला रिएक्शन यही था। फिर वो शख्स टहलता टहलता डिब्बे के पहले तरफ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हवा से उसके गले का मफलर एक फटे झंडे की तरह लहरा रहा था। कुछ देर वो बाहर झांकता रहा। फिर लगा कि किसी चीज के साथ वो जोर आजमाई कर रहा है। मैं जहाँ बैठा था वहां से ऐसा कुछ साफ नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो किसी चीज को खींच रहा है। कभी उठाता है, कभी दबाता है, कभी खींचता है। लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा था उसे कि अचानक जंग आलूदा दरवाजा, मतलब जंग से लदा हुआ दरवाजा जोर से घसीटा और एक पुरजोर खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा, वो मेरे मुंह से चीख नहीं निकली, लेकिन उस आवाज से वो शख्स भी चौंक गया था। उसने देखा था चारों तरफ और काफी देर तक उसी तरफ देख रहा था जहां मैं छुपा था। मुझे शक हुआ कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया या कोई आहट पा गया। उस शख्स के जोर आजमाई ने मेरे दिल में एक और दहशत घर कर ली थी, बैठा दी थी उसने दहशत कि अगर उसका और मेरा आमना सामना हुआ तो क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा। फिर वो शख्स टहलता टहलता दूसरे दरवाजे की तरफ गया, वहां खड़ा हो गया। ट्रेन जोगेश्वरी का एक सुनसान स्टेशन पलाम गई। अगर ट्रेन रुक जाती तो शायद मैं उतर भी जाता, लेकिन वो तो कर्फ्यू का इलाका था और कर्फ्यू के इलाके में गाड़ी रुकती नहीं है। कर्फ्यू का इलाका ही शायद सबसे महफूज होता, कम से कम वहाँ पुलिस तो होती, और तब तो मिलिट्री भी बुलाई जा चुकी थी। पुलिस बेकार हो गई थी, पुलिस से कोई नहीं डरता था। हुजूम तो बेधड़क पुलिस पे पथराव करती थी, सोडा वाटर की बोतलें फेंकती थी, और अब तो तेजाब से भरे बल्ब भी। और अगर पुलिस टीयर गैस की गोलियां छोड़ती तो हुजूम के लोग गीले रुमाल से उन्हीं गोलियों को उठाते और वापस पुलिस वालों पर फेंक देते। जब साकिना की वो बेकरी जली जिसमें मैं काम करता था, तब क्या किया पुलिस वालों ने? दूर खड़ी तमाशा देखते ही, और वहां लोग पतली पतली गलियों से भाग रहे थे उन गैराजों की तरफ जहां ठोकी पीटी छिली अच्छिली कारों के ढांचे रखे गए थे। भाग रहे थे जान बचा के छुपने के लिए। 8-10 लोग थे। वो तो भला उस भाव का जिसने भागते भागते मेरे कमर के गमछे को पकड़कर चाय वाले के बगल के बाकरे में खींच लिया। भाव तो जानता था मैं मुसलमान हूं, लेकिन भाव तो हिंदू था। वो क्यों भाग रहा था? तब भाव ने कहा कि जब हुजूम के सर पे खून सवार हो तो वो किसी का नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनकी प्यास बुझती है तो सिर्फ खून से या आग से। मार दो,
काट दूँ, जला दूँ, नस्ते नाबूद कर दूँ। हुजूम का गुस्सा तभी शांत होता है जब उनके सामने कुछ ना है। दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने मुझे चौंका दिया। मुझे फिर से खौफ ने अपने शिकंजे में ले लिया। मैं सोचने लगा कि ये शख्स डिब्बे के दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? क्या ये मुझे मारकर मेरी खून से लिथरी लाश को इसी डिब्बे में छोड़कर अगले स्टेशन पे उतर जाएगा? ट्रेन अब आहिस्ता हो रही थी, लगता कोई स्टेशन आने वाला था। उस शख्स के कदमों में पहले से ज़्यादा खुद एतमादी थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ही आ रहा था। मेरी सांस रुक गई थी, माथे पर ठंडे पसीने का आमद महसूस कर रहा था, डर गया था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक नहीं निकला जा रहा था मेरे से। मुझे लगा कहीं मुझे उच्छू ना हो जाए, या मैं खांस ना दूँ यहाँ बैठे बैठे। ट्रेन रुकी और वो शख्स आकर उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। उसका एक हाथ उसके जेब में था। मैं ये सोच रहा था कि इस शख्स के जेब में क्या हो सकता है, कोई हथियार, चाकू या पिस्तौल। मुझे लगा कि मैं जहाँ छुपा हूँ वहाँ से दूसरी तरफ के दरवाजे से कूद कर बाहर निकल जाऊँ, लेकिन जहाँ छुपा था वहाँ से निकलते निकलते तो वो शख्स मेरा पेट चाक कर देगा। अरे पेट ही क्यों, गला काट देगा ताकि आवाज़ भी ना निकले। तो मैं वहीं छुपा रहा। मैंने चोर आँख से देखा, वो शख्स बाहर की तरफ झाँक रहा था। स्टेशन पर सन्नाटा था, किसी के कदमों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सोचा कि कोई आ जाए, पर पता नहीं कौन, हिंदू या मुसलमान। एक हिंदू ही वैसे ही, और एक हिंदू ही सही, जो भाव जैसा रहमदिल हो। कैसे मुझे अपना जनेऊ पहनाकर वो बाकड़े से निकाल कर अपनी खोली तक लेकर गए थे। 4 दिन तक रखा था उन्होंने, और कहते थे मैं मराठा हूँ लेकिन मैं रोज़ गोश्त नहीं खाता। हाँ तुम कहो तो ले आओ, पता नहीं कैसा मिले। हाँ हलाल वलाल मैं नहीं समझता, बाहर तो हालत ऐसी है कि सब्जियां पड़े पड़े सड़ रही हैं अंधेरी में, बेचने वाला कोई नहीं। लूट लो जितना लूट सको। लेकिन रेडियो एक ही बात दोहरा रही थी कि शहर के हालात आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है। हाँ हालांकि किसी किसी इलाकों में गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन इन 4 दिनों में मुझे मेरे घर वालों की बहुत फिक्र हुई। उन्हें भी हुई होगी। डर था कि कहीं फातिमा मुझे ढूंढते ढूंढते वो बेकरी के पते पर ना चले जाए। मैं जहाँ छुपा था वहाँ से रेल की पटरी साफ नज़र आ रही थी और गाड़ियाँ भी चल रही थी, ये भी दिख रहा था। लेकिन भाव ने मुझे जाने नहीं दिया।
रोक के रखा। गाड़ी एक दचक्के से आगे चली तो मैं खोली से सीधे डिब्बे में आ गया और वो शख्स दरवाजे पर बाएं हाथ से रॉड पकड़ के खड़ा था। उसका दाहिना हाथ अब भी जेब में था। गाड़ी घसीटती घसीटती आगे जा रही थी और मैं यहाँ परेशान हो रहा था कि ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ती। सिग्नल ना मिलने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि पटरी पर कोई ट्रैफिक नहीं था। कितनी देर से तो दूसरी तरफ से कोई गाड़ी ही नहीं गुजरी। फिर भी गाड़ी घसीटती घसीटती चलती रही और जहाँ जाकर रुकी वो था भायंदर का पुल। नीचे था समंदर की खाड़ी जहाँ से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थी। मेरी सांस फूलने लगी अब, और इस खौफ में नहीं जिया जाता। और ये शख्स को देखकर ही लगता है कि वो मुझ पर हमला करेगा। और ये आदमी अपना जेब से हाथ क्यों नहीं निकालता? क्या करेगा वो शख्स जब हमला करेगा? मैं यही सोच रहा था कि मुझे बाहर निकलने को कहेगा या मेरे बालों से पकड़कर मुझे बाहर घसीट लाएगा और चुप से मेरे गले पर चाकू रख देगा। क्या करेगा वो? और कुछ करता क्यों नहीं? कि तभी उस शख्स ने अपने जेब से हाथ निकाला और फिर से जोर आजमाई करने लगा। तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था। भागने के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। ये ट्रेन अब मुझे गुफा लग रहा था और गुफा के सारे दरवाजे बंद हो रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैं कूद कर उसके सामने आ गया। मुझे देखकर वो भी चौंक गया। उसने अपना हाथ जेब में डाला और पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई। मैं या अली चिल्लाते हुए उस शख्स के पास गया और मैंने उसे टांगों के बीच से उठाकर बाहर फेंक दिया। जब वो नीचे गिर रहा था तो मुझे एक चीख सुनाई दी, अल्लाह। मैं खड़ा रहा और गाड़ी चल दी। मुझे हैरानी हुई कि वो शख्स मुसलमान था। लेकिन खौफ के शिकंजे से जो निकला था मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं मौत के मुंह से निकल आया। उस रात मैंने फातिमा से कहा था कि अगर ऐसा ना होता तो मैं क्या सबूत देता उसे अपने मुसलमान होने का? क्या मैं नंगा हो जाता?